चलो अबे, ए शिवम, चलो ये देखो, हो गया। अब बाकी का बात जो है क्लास की बात करना, ठीक है। अभी हम समझा रहे क्या, इसके पहले के क्लास में बताए कि बाबर किस तरीके से जो है आकर दिल्ली सल्तनत के पूरे साम्राज्य को खत्म करके वो एक अपना अलग जो है साम्राज्य और एक अलग अपना जो है शासन क्या करता है भारत की गद्दी पर, और भारत में खासतौर पे दिल्ली में जो है स्टैब्लिश करता है। और बाबर जितना दिन भारत में रहा कभी उसने शासन नहीं कर पाया अच्छे से, क्योंकि बाबर भारत में आकर इब्राहिम लोदी को मारना और उसके बाद जो है बाकी के जो भारत के तमाम शासक थे जो बाबर को गद्दी से हटाने के लिए और बाबर को जो है खत्म करने के लिए जो है पूरे तरीके से बाबर के खिलाफ जो है लड़ाइयां और जंग शुरू हुई। और ये जंग में हम बताए थे कि बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक क्या करता है, रूल करता है। और इस 4 साल के रूल में वो 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ता है। सबसे पहला तो बड़ा लड़ाई था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो एक ऐसा युद्ध था जो भारत के इतिहास में, जिसके बाद से पूरी तरीके से जो है भारत के इतिहास में जो है एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत का क्या होता है वहां पे खत्म होता है और दिल्ली सल्तनत के बाद एक नया साम्राज्य का शासन स्थापित होता है, जिस साम्राज्य को हम लोग कहते हैं मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य का नींव रखने वाला व्यक्ति बेताज बादशाह जो अपने आप को कहता था बाबर। और बाबर 4 लड़ाइयां कौन कौन सा लड़ा था, एक लड़ा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा लड़ा था बैटल ऑफ खानवा, तीसरा लड़ा था बैटल ऑफ चंदेरी और चौथा लड़ा था बैटल ऑफ घाघरा। ये 4 लड़ाइयां लड़कर जो है उसने अपने साम्राज्य को क्या किया, दिल्ली पे जो है एस्टैब्लिश किया। और उसके बाद उसके 1530 में जो है उसका मौत होता है और 1530 में उसके मरने के बाद गद्दी पर बैठता है उसका बेटा, एक ऐसा बेटा जिस बेटा का नाम जो है बहुत सोच समझ के जो है वो रखा था। और अपना अकबर के मरने के बाद जो है गद्दी पर बैठता है कौन, हुमायूं। और हुमायूं जो है 1530 से 1540 तक शासन करता है और उसके बाद फिर गायब हो जाता है। फिर आता है 1555 से लेकर 1556 तक क्या करता है, दिल्ली के ऊपर जो है शासन करता है। एकदम बात नहीं करना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये जो रूल करता है हुमायूं, अब थोड़ा हुमायूं की कहानी समझे कि बाबर तो वो ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में आकर मुगल साम्राज्य का जो है उसने क्या किया, नींव रखा। और उसके बाद जो है वो बेचारा जब मारा गया उसको, तो उसके बाद क्या होता है, उसका बेटा हुमायूं जो गद्दी पर क्या करता है 1530 में जो है पिता की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर आता है। नाम था उसका हुमायूं, इसका मतलब होता है भाग्यवान, इसका मतलब होता है भाग्यशाली। लेकिन ये सबसे दुर्भाग्यशाली मुगल वंश का शासक था। एक ऐसा शासक जिसका बाप का एक बहुत बड़ा लेगेसी था। इसके बाप के जब भगा दिया गया था इसको उसके देश से, फरगना से, तो उसने आकर भारत की गद्दी पर कब्जा किया और तमाम राजाओं को उसने हराकर डिफीट करके जो है गद्दी पर बना। हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो हुमायूं के गद्दी पर बैठने के बाद भी हुमायूं के सामने कई सारी समस्याएं थी, कई सारी प्रॉब्लम थी। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अपने साम्राज्य को, जो अभी अभी साम्राज्य जो है कायम हुआ था, उस साम्राज्य को क्या करना, आगे बढ़ाना और बाकी जो भारत के जो शासक थे उन शासकों से जो है अपने साम्राज्य की रक्षा करना। और हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो उसने सबसे पहला काम क्या करता है, हुमायूं गद्दी पर बैठने के बाद जो है, सुनो ध्यान दो, एक दो काम करता है। पहला, हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या था अफगान रूलर, बिहार। उसने बिहार बनारस के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और बिहार के जो उस समय अफगानी शासक थे जिनका नाम था शेरशाह सूरी, उस शेरशाह सूरी को क्या करता है, हरा देता है। और हराने के बाद क्या करता है, इतना उदार चरित्र का कि हुमायूं का यही गलती उसको ले दिखता है। हुमायूं क्या करता है, अटैक करता है बिहार के ऊपर। अटैक क्यों करता है, क्योंकि उसको जो है बिहार से जो है एक तरीके का थ्रेट मिल रहा था। अफगानी शासक जो है हावी थे हुमायूं पे कि बाबर तो चला गया, वो इसी मौका का फायदा उठाकर
वो अटैक करना चाहते थे। इतना में जो है हुमायूं क्या करता है, सेना को लेकर क्या करता है, बिहार की तरफ चल बैठता है और वहां पे जो बिहार का शासक शेरशाह सूरी, उसके ऊपर वो अटैक कर देता है और उस समय शेरशाह सूरी का क्या होता है, हार हो जाता है। और शेरशाह सूरी हारने के बाद भी जो है उस साम्राज्य को हुमायूं क्या करता है, वापस दे देता है शेरशाह सूरी को और कहता है कि देख, यहाँ से टाइम टू टाइम पैसा भेजते रहना और हमारे प्रति लॉयल्टी, और आकर जो है दरबार में जो है जी हजूरी करते रहना, और हमारा से अगर तुम गद्दारी करोगे तो इस बार हम माफ करने नहीं आएंगे और ना इस बार हम साम्राज्य तुमको सौंपेंगे। बहुत वफादार समझकर जो है तुमको हम ये साम्राज्य जीतने के बाद भी तुमको ही सौंप रहे हैं कि तुम यहीं का राजा रहो, लेकिन तुमको हमारा शासन और हमारी सारी बातें मानना पड़े। अब तो तुम हार गए हो, उसके बावजूद भी तुमको हम यहाँ का बना रहे हैं गवर्नर। अब तुम यहाँ पे गवर्नर रहकर मेरा जी हजूरी करना और यहाँ के सारा टैक्स पैसा टाइम टू टाइम कलेक्ट करके हमारे तिजोरी में आ जाना चाहिए। शेरशाह सूरी उस समय क्या करता है, कहता है ठीक है। लेकिन बाद में यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है हुमायूं का, जो उसको हमेशा से और इतिहास में वो एक कायर शासक के रूप में कहा गया। एक ऐसा शासक जिसका बाप बाबर था, जिसने किसी से नहीं डरा, आके हराया, सबको जीता, लेकिन वो शेरशाह सूरी से हार गया। वही शेरशाह सूरी जो एक टाइम पे उसको हराकर साम्राज्य को फिर वापस उसको लौटा देता है और कहता है कि बस तुम्हें वफादार मेरे प्रति रहना है। वफादारी का कोई पैसा और कोई कीमत नहीं होता है। लेकिन शेरशाह सूरी बिहार का गद्दावर अफगानी शासक, और उसमें फिर उसके बाद क्या होता है, दिक्कत ऐसा होता है कि धीरे धीरे शेरशाह सूरी क्या करता है, शेरशाह सूरी बिहार पे अपना कब्जा बनाता है, धीरे धीरे बिहार से बनारस की तरफ पहुंचता है, और जब बनारस की तरफ पहुंच जाता है तो थ्रेट देने लगता है फिर से एक बार किसको, दिल्ली को, यानी हुमायूं को। हुमायूं को इस बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगता है, और इस बार इतना ही नहीं करता है बल्कि बिहार को फिर से कैप्चर कर लेता है। कौन, बिहार को फिर से शेरशाह सूरी कैप्चर कर लेता है, बंगाल को भी कैप्चर कर लेता है, बनारस को भी कैप्चर कर लेता है, और कहता है, और उसके बाद जब हुमायूं को ये बात पता चला कि उसने मेरे साथ गद्दारी की है, तो हुमायूं कहता है शेरशाह सूरी को कि सारा जितना भी टैक्स का पैसा है तुम क्या करो, मेरे को भेजो, और ये जो तमाम हरकतें ये चल रहा है इसको अभी अभी जो है बंद करो। लेकिन शेरशाह सूरी नहीं मानता है। शेरशाह सूरी क्या करता है, और अटैक कर देता है और जाकर क्या करता है, बंगाल कब्जा कर लेता है। बंगाल उस समय जो है हुमायूं खुद ही जीता था। जब वो बिहार के दौरे पे आया था तो बिहार को जीतने के साथ साथ वो बंगाल को भी जीता था, और बंगाल को भी अपने कंट्रोल में किया था, और वहां पे एक अलग गवर्नर अपॉइंट किया था, और बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया था किसको, शेरशाह सूरी को, और कहा था कि तुम जो है हमारे प्रति वफादार रहोगे, हम जैसा कहेंगे वैसा करोगे। लेकिन बाद के दिनों में देखा जाता है कि शेरशाह सूरी जो है अपने ताकत और अपने सैनिकों के बल पे क्या करता है, बिहार को केवल जीतता ही नहीं है, बिहार का एरिया बनारस तक फैलाता है, और बनारस के पास ही जो है आगरा और दिल्ली को जो है वहां से एक मैसेज देता है कि तुम्हारा वफादारी नहीं करेंगे, हम यहाँ का राजा खुद हैं, हम तय करेंगे यहाँ पे क्या होगा, 1 रुपया तुमको भेजेंगे नहीं। और ये चीज देखते 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 इतना ही नहीं, शेरशाह सूरी उठकर अपने सैनिकों के साथ जाकर जो है बंगाल को क्या करता है, कब्जा कर लेता। अब दिमाग जलता है यहाँ पे हुमायूं का, और हुमायूं क्या करता है, बिना कुछ सोचे क्या करता है, सारे सैनिकों से जो है वो सैनिकों को लेकर जो है फिर से एक बार शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई करने के लिए निकल जाता है। लेकिन इसी बीच शेरशाह सूरी 2 बात कहता है कि देखो, हम बिहार को छोड़ देंगे लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। अच्छा, उल्टा क्या करता है, शेरशाह सूरी डिमांड करता है कि हमको जो है मेरा जितना नुकसान हुआ है उतना पैसा क्या करो, तुम दे दो, हम बिहार को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना, और बंगाल को भी क्या करेंगे, बंगाल को हम छोड़ेंगे नहीं लेकिन बिहार को हम छोड़ देंगे। तो हुमायूं का कहना था कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, बंगाल। क्यों बंगाल जरूरी था हुमायूं के लिए, बंगाल के लिए उसने जो है सारा सैनिक को लेकर हुमायूं क्या किया, शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई करने के लिए आ गया, क्योंकि बंगाल वो जगह था जहां से वो ट्रेड होता था, क्योंकि बंगाल जो है इज द सेंटर ऑफ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट था, यहाँ पे समुद्र था, और ये समुद्री रास्ते के माध्यम से बहुत सारा व्यापार व्यवसाय जो है दिल्ली का होता था, यानी हुमायूं का होता था, और जानता था कि अगर बंगाल के ऊपर अगर इसका कब्जा रहेगा तो फिर हमारा व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि व्यापार व्यवसाय और इन चीजों से जो है निपटने के लिए शेरशाह सूरी के खिलाफ मतलब एक तरीके का
युद्ध जो है शुरू हो जाता है। और युद्ध होता है दो युद्ध। पहला युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ चौसा। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ चौसा। ये युद्ध होता है 1539 में, ध्यान देना। पहला जो युद्ध होता है बैटल ऑफ चौसा। पहला बार जब आमना सामना आते हैं, कौन? एक जो कि दिल्ली का क्या है, दिल्ली का एम्परर है, यानी दिल्ली का जो है बादशाह है हुमायूं, और एक बिहार को अपने आप का सबसे बादशाह और सबसे ताकतवर अफगानी शासक कहलाता है, जिसका नाम है शेर शाह। पहले नाम था, बट बाद में जाकर ये शेर एक सूर डायनेस्टी था जो वहां पे स्टैब्लिश किया था। बट बैटल ऑफ चौसा में क्या होता है, दोनों के बीच लड़ाई होता है, लेकिन इसमें जो है शेर शाह सूरी जो बिहार का था, बिहार का एक ताकतवर शासक था, वो इस युद्ध में क्या करता है, हुमायूं को क्या करता है, डिफीट कर देता है, हुमायूं को मार देता है। और मारता ही नहीं है, बल्कि हुमायूं को इस तरीके से मजबूर कर देता है हुमायूं को कि हुमायूं अपने सारे सैनिकों को छोड़कर जो है नदी के रास्ते जो है क्या करता है, वो नदी में कूदने के लिए जो है मजबूर हो जाता है। अपने जान को बचाने के लिए शेरशाह सूरी से हुमायूं नदी में कूद जाता है, और नदी में कूदकर काफी दूर तक तो स्विमिंग करके जो है वो अपना जान को बचाता है, और बाद में नौका के सहारे जो है ये दिल्ली भाग जाता है। हाँ, और ये बैटल ऑफ चौसा ये पहला युद्ध था जिस युद्ध में शेरशाह सूरी जो कि बिहार का एक अफगानी शासक जो हुमायूं को हरा देता। और ये खबर इस तरीके से फैला कि मानो ऐसा हुआ कि एक चींटी जो है एक हाथी को परास्त कर दिया। और ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली का बादशाह हुमायूं, बाबर का बेटा, और एक बिहार का गद्दावर, एक बिहार का सबसे शक्तिशाली शासक शेरशाह सूरी, बिहारी इंसान, वो उसको क्या करता है, परास्त कर देता है। ये किसी को पच नहीं रहा था, लेकिन ये सही बात है, रियलिटी थी। और उसके बाद जब वो हार जाता है बैटल ऑफ चौसा में, तो इसने अपने आप को उपाधि देता है शेरशाह। अब ऑफिशियल नाम लगा देता है शेरशाह। और इतना ही नहीं, बल्कि वो दिल्ली के ऊपर भी जो है, अब शेरशाह सूरी कहता है कि अब तो हम हुमायूं को पराजित कर ही दिए हैं, अब दिल्ली से भी इसको बेदखल कर देंगे। अब कितना बंगाल बिहार में जीत ही गए, बनारस तो जीते गए, बनारस मतलब उत्तर प्रदेश, अब बचा क्या, दिल्ली। और दिल्ली के ऊपर जो है मुगलों का उस समय शासन चल रहा था, यानी हुमायूं का। और हुमायूं को डिफीट करने का काम करता है बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो है आत्मबल, मनोबल जो है वो 7वें आसमान पे था जब इसको हरा दिया था। बट उधर हुमायूं हार कर दिल्ली में जब जाता है, तो अपने सारे 3 भाई था उसका, तीनों भाइयों को इकट्ठा करता है, सारे सैनिक को इकट्ठा करता है। और हुमायूं का एक सबसे विश्वास पात्र एक सैनिक था जो उसके इस अभियान में उसका साथ दे रहा था, उस व्यक्ति का नाम था बैरम खान। और बैरम खान वो व्यक्ति जो सबसे ट्रस्टेड मिलिट्री था, ट्रस्टेड जनरल था, किसका, मुगल आर्मी का, है ना, यानी कि हुमायूं का। और हुमायूं को बचाने में जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब दिल्ली की तरफ आता है और सब भाइयों को लेकर एक बार पुनः वो अटैक करता है, किसके साथ, फिर लड़ाई होता है एक बार शेरशाह सूरी के साथ। लेकिन इस बार की लड़ाई में आर पार हो जाता है। इस बार की लड़ाई होता है, इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ कन्नौज। क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज। और ये जो बैटल ऑफ कन्नौज होता है, इस कन्नौज की लड़ाई में, इस कन्नौज के युद्ध में क्या होता है, एक बार फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं आमने सामने आते हैं। और इस बार शेरशाह सूरी अगेन हुमायूं को क्या करता है, पराजित करता है, डिफीट करता है। एक बार इंसान गलती से हरा देता है, 2 बार नहीं। इस बात तो सिद्ध हो गया कि शेरशाह सूरी सबसे ताकतवर उस समय का शासक था। तो बात की बात है, हुमायूं दिल्ली का बादशाह था, दिल्ली का बादशाह था तो क्या हुआ, सबसे ताकतवर शासक का नाम आया शेरशाह सूरी, जो 2 बार दिल्ली के बादशाह को परास्त किया। और इस बार इस तरीके से पराजित कर, इस तरीके से पीटा है हुमायूं को कि हुमायूं जान बचाकर जो है वो इतना डर हो गया था कि हुमायूं जान बचा के ईरान भाग जाता है। ईरान भाग जाता है और तब तक नहीं आता है जब तक कि वो देखता है कि शेरशाह सूरी जीवित है ना। और आगरा के ऊपर और दिल्ली के ऊपर बैटल ऑफ जो कन्नौज होता है वो कब होता है, 1540 में होता है। और इस 1540 के युद्ध में भी क्या होता है, हुमायूं हार जाता है। और इसके बाद ही 1540 से लेके 1555 तक दिल्ली के गद्दी किसी और का, शासन किसी और का, सब कुछ किसी और का, राजा कोई और। यानी हुमायूं तो राजा था मुगल वंश का, उसी ने सब कुछ बनाया था, सब कुछ उसका बना बनाया, सब कुछ मुगल वंश का, लेकिन राजा अफगानी। जो राजा
हुमायूं को परास्त कर दिया और हुमायूं उस साम्राज्य को छोड़ छाड़ के, अच्छा इसके हुमायूं के इस युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में खाली हुमायूं नहीं पिटाया, हुमायूं जिन को लेकर गया था, अपना भाई को, चेला चपाटी को लेकर जाता, सबको पीटता है शेरशाह सूरी, सब भाग जाते हैं। एक भाग जाता है काबुल, एक भाग जाता है, तो हुमायूं तो ईरान भाग जाता है। ये तब तक नहीं आता है जब तक कि जो है शेरशाह सूरी जो है जीवित रहता। और उसके बाद शेरशाह सूरी का तो क्या कहना, 1540 से लेकर 1555 एक छोटा सा स्टेट से आया था बिहार, और बिहार का जो है सेनापति था पहले, फिर बिहार का राजा जो है, वहां पे कोई राजा नहीं था तो फिर वो राजा वहां पे बन गया, राजा बन गया। तो उसके बाद जो है वो दिल्ली का बादशाह हुमायूं के साथ लड़ाई किया और लड़ाई करके उसको हराया, और हरा कर जो है दिल्ली का बादशाह की गद्दी पर उसने बैठा। और वहां से एक नया डायनेस्टी शुरू होता है, सूर डायनेस्टी। यानी कुछ समय तक कहा जाता है कि मुगल वंश का शासन में ऐसा हो गया था कि ग्रहण लग गया था, क्योंकि कुछ समय तक जो है इस गद्दी पर कोई और राजा बैठा था, साम्राज्य किसी और का, सब कुछ किसी और का, बना बनाया किसी और का, लेकिन आकर बाजी मार लिया कौन, शेरशाह सूरी। और ये शेरशाह सूरी सबसे खतरनाक शासक, 1540 से 1555 तक रूल किया। इसके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पता क्या है, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शेरशाह सूरी का पता है क्या, ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ताकतवर तो था ही लेकिन दिमाग भी था। इसने आर्मी को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए और पूरे देश के ऊपर, पूरे दिल्ली से पूरे देश के ऊपर, यानी जहां तक उसका साम्राज्य है, उस साम्राज्य को अच्छे से चला सके, उन सब चीज पे नियंत्रण रख सके, इसके लिए उसने जो है जीटी रोड बनवाया। आज जो जीटी रोड देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, इस जीटी रोड को बनवाने वाला व्यक्ति था शेरशाह सूरी। ये जो जीटी रोड हम लोग देखते हैं, जिसका बंगाल से लेके पेशावर वो खुद बनवाया था। बंगाल से लेके पेशावर का मतलब था पाकिस्तान, बंगाल से पाकिस्तान तक दिल्ली के अंदर ये जगह, मतलब दिल्ली बादशाह के अंतर्गत आता था, शेरशाह सूरी के अंतर्गत। और शेरशाह सूरी यहां से यहां तक जीटी रोड बनवाया था। और जीटी रोड बनवाया था आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि जीटी रोड बनाया था व्यापार के लिए, और दूसरा मिलिट्री कंट्रोल के लिए, ताकि वो अपना सेना को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं रास्ता के माध्यम से। अगर कहीं वहां पे कुछ होता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम अपना सेना भेज सकते हैं, बट भेजने के लिए तो कुछ चाहिए, रास्ता चाहिए, क्योंकि रास्ता इसमें उबड़ खाबड़ था ही नहीं रास्ता, नदी के माध्यम से कितना ही आ सकता है ना। तो उसने जीटी रोड बनाया। इतना ही नहीं, इसने जीटी रोड के साथ साथ एक और चीज के लिए जाना जाता है शेरशाह सूरी को। इसने रोड केवल नहीं बनाया, बल्कि इसने आज का जो पोस्ट ऑफिस सिस्टम देखते हो, है ना, ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये सबसे पहले पोस्ट ऑफिस का शुरुआत अगर किसी ने किया तो वो किया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है उसने पोस्ट ऑफिस सबसे पहले देश में बनवाना शुरू किया, और उसके बाद आज हर जगह पोस्ट ऑफिस देखने को हम लोग को मिलता है ना, सूचना के लिए, ताकि एक पत्र दूसरी जगह पहुंचे। डाकघर बनाया ताकि जो है खबर जल्दी से पहुंचे, कहां पे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, जिससे नियंत्रण रखने में क्या होगा, आसानी होगी। देश को चलाने में, देश के ऊपर नियंत्रण, हर जगह पे नियंत्रण रखने में क्या होगी, आसानी होगी। और ये तमाम काम होता है। लेकिन बाद के समय में क्या होता है बेचारा, अचानक क्या होता है कि कुर्सी, मतलब एक स्टेयर से, यानी एक तरीके से सीढ़ी से जो है उतर रहा था, और अचानक क्या होता है, गिर जाता है। और गिरने के कारण जो है बहुत ज्यादा सर पे जो है चोट आने के कारण शेरशाह सूरी का क्या होता है, देहांत हो जाता है। और जब 1555 में शेरशाह सूरी मरता है तो सबसे ज्यादा खुश होता है हुमायूं। जब हुमायूं को पता चलता है तो हुमायूं फटाक देना ईरान से भागकर कहां पे आता है, अगेन आ जाता है कहां पे, दिल्ली की गद्दी पर कैप्चर कर लेता है। और 1555 से लेकर 1556, लेकिन बेचारा एक साल ही उसके बाद से शासन करता है, क्योंकि अब जो है मेंटली बहुत परेशान हो गया था, और अब गद्दी पर बैठा तो सही, लेकिन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, हर तरीके से अनफॉर्चुनेटली था हुमायूं, हर तरीके से अनफॉर्चुनेटली था। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इसने गद्दी पर बैठा, और गद्दी के बैठने का भी एक साल भी पूरा अच्छे से नहीं हुआ था, तब तक अचानक लाइब्रेरी का जो है कुछ टूटा हुआ हिस्सा उसके सर पे गिरता है, बेचारा हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हुमायूं के साथ होता है। और अब बता रहे हैं कि हुमायूं के बारे में बताएं, है ना। 1556 में क्या होता है, हुमायूं का डेथ हो जाता है। और हुमायूं के कुछ और भी कंट्रीब्यूशन है। हुमायूं जितना दिन शासन किया, 10 साल उधर शासन किया, 1530 से 1540, 15 साल गायब रहा, फिर 1 साल शासन किया। टोटल मिला के देखा जाए तो 11 साल शासन किया। 11 साल के शासन काल में जितना जो कुछ किया, जो कुछ भी उसका अचीवमेंट था, है ना, कुछ उसने मस्जिद भी बनाया, कुछ और भी काम किया। और जो कुछ भी काम किया, उसकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, है ना, उन्होंने जो है
उन्होंने एक तो इसके अचीवमेंट के ऊपर जो है लिखा गया है ना, मतलब इसका जो है एक कुल मिलाकर देखा जाए तो बायोग्राफी लिखती है जिसका नाम पड़ता है हुमायूं-नामा। क्या है? हुमायूं-नामा। हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं का सबसे ट्रस्टेड ऑफिसर्स कौन था? कौन था? अभी क्या बताएं? बैरम खान। याद रखना ये नाम। हुमायूं ज्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाया, लेकिन हुमायूं जब वो ईरान भागा था तो वहां पे ही उसका शादी ब्याह होता है और 1542 में 1540 में भाग गया था। ठीक 1540 में भाग गया था तो 1542 में जो है उसको एक बेटा होता है, और जो बेटा होता है वो बेटा आगे जाकर हुमायूं के मरने के बाद वो गद्दी पर बैठता है, और वो ज्यादा 14 साल का गद्दी पे, 14 साल की उम्र पे, अपने बाप के मरने के 14 साल बाद गद्दी पर बैठता है। कौन? अकबर। और अब तुमको बता रहे अकबर का कहानी जो हुमायूं से बिल्कुल अपने बाप से पूरा तरीके से अलग था। ये समझ में आया? हुमायूं का शासनकाल समझ में आया? सो हुमायूं का जो है, हुमायूं का यही सारा कुछ कंट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल अंपायर। मुगल अंपायर का सबसे ताकतवर, सबसे महानतम शासक में एक शासक आता है जिस शासक को कहते हैं अकबर। अब बात आता है कि एनसीईआरटी कुछ दिन पहले जो है ये कहता है कि अकबर को महान नहीं कहा जा सकता है। हालांकि एनसीईआरटी जब से ये बात कहा है उसके पहले से एनसीईआरटी ही कहता था कि अकबर को महान कहा जाएगा। अब एनसीईआरटी दो अलग अलग बात किया। अभी के समय में एनसीईआरटी जो है रीडिफाइन करता है और कहता है कि मुगल वंश के जितने भी शासक थे सबके सब क्रूर, सबके सब शोषक, सबके सब अत्याचारी और सबके सब हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को उन्होंने लूटा और हमारे हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा क्या किया? अत्याचार किया। और कहीं ना कहीं देखते हैं कि अकबर भी जो है जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है तो वहां पे कुछ हिंदुओं के साथ जो है थोड़ा अत्याचार करता है, बट वो चीज के आधार पे एनसीईआरटी कहता है कि उनको महानतम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस बात का भी गवाह है इतिहास। जितना इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उस इतिहास में ये भी कहा गया है कि अकबर जैसा उदार चरित्र मुगल वंश में किसी में नहीं था, तो अकबर को इस आधार पे तो महानतम कहा ही जा सकता है। अरे मेरा ध्यान दो, अकबर जो है शासन करता है 1556 से लेकर 1605, यानी देखा जाए तो अकबर हाफ शतक में एक कम 49 साल क्या करता है? ये शासन करता है। 49 साल गद्दी पर रहता है। पहला बार कोई मुगल शासक था जो इतना लंबे समय तक एक गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठा ही नहीं, साम्राज्य को काफी ज्यादा क्या किया? एक्सटेंड किया, और उसके साथ साथ उसने बहुत सारा कल्चरल और आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी किया। उसने साम्राज्य को केवल संभाला ही नहीं बल्कि साम्राज्य को उसने बढ़ाया भी। समाज की गरिमा, समाज की मर्यादा और लोगों के, हिंदुओं के दिल में भी एक अलग जगह बनाया। पहला शासक था अकबर। इसके पहले जितने भी थे सब हिंदू के प्रति अत्याचार, शोषण, मारपीट, धर्म परिवर्तन करवाना, ये सब तमाम काम करवाते थे। ये भी मुस्लिम था, ऐसा बात नहीं था। अकबर भी उन्हीं का खून के साथ, अकबर भी उन्हीं वंश और उन्हीं शासकों का था, उसी शासक से बिलोंग करते थे, लेकिन अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी क्या था? हटके था। अकबर की सबसे खास बात यह था कि उसने जो है इस देश के गद्दी पर जब उसने बैठा तो देखा कि इस देश की आधा से ज्यादा आबादी हिंदू है, और वो खुद देखता है कि अपने आप को कि हम जो है एक मुस्लिम शासक है, तो इस देश में अगर शासन करना है तो हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद करना पड़ेगा, पहला बात, क्योंकि उनकी आबादी सबसे अधिक है। और अगर उनके मन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके मन में उनको भी जो है उतना ही इज्जत दे जितना कि वो अपने धर्म को दे रहे, अपने लोगों को दे। उसने सबसे पहले क्या किया कि जो तुष्टीकरण था, है ना, जो मुस्लिम शासक हिंदुओं को देखना नहीं चाहते थे, इसने इस चीज को सबसे पहले खत्म किया। यही कारण है कि 49 साल तक शासन किया। दूसरा, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत समझदार शासक था। अकबर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके आसपास जितने लोग इसने रखा सबके सब पढ़े लिखे, सबके सब एक्सपर्ट लोग रखा। कहा जाता है कि राजा पढ़ा लिखा ना हो तब भी चलेगा, लेकिन राजा को समझदार होना चाहिए कि किसको कहां पे कैसे किस तरीके से ये करना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान का भंडार वाले लोग रख सकते हैं।
लेकिन राजा वो होता है कि हर समय केवल ताकत का इस्तेमाल नहीं, कई समय जो है आपको बुद्धिमानी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो काम किया अकबर, जबरदस्त तरीके से किया। यही कारण है कि उसको ग्रेटेस्ट रूलर एंड एम्परर ऑफ मुगल अंपायर कहा जाता है। देखो एंशियंट टाइम में एक रूलर को सबसे ग्रेटेस्ट कहा गया अशोका, काम के कारण, और मिडिवल टाइम में एक व्यक्ति को ग्रेटेस्ट कहा गया अशोका, अकबर, किसी को नहीं कहा जाता और इसके अलावा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस तरीके का काम किया। अब क्या क्या काम किया एक एक करके पहले बताते हैं। पहला बात तो 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, बोले ना 1542 में तो ये पैदा हुआ, अब 1556 में गद्दी पर बैठ गया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, है ना। हुमायूं के मरने के बाद अकबर 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, 49 साल तक लगभग शासन किया। शासन के दौरान जो है इसने अपने साम्राज्य को खूब बढ़ाया, वो ग्वालियर हो, मालवा हो, नॉर्थ इंडिया हो, डेक्कन हो, सेंट्रल इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, सबको जीता, सबको एम्पायर को एक्सटेंड किया, बहुत ज्यादा क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तार करने वाला ये शासक था। साम्राज्य को विस्तार ही नहीं किया, साम्राज्य को जो है इसने एक लड़ाई लड़ा, जो लड़ाई हमेशा ही एक सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई है, 1576। उस समय का सबसे महान राजपूत शासक, उस समय के सबसे महान भारतीय शासक जिसके साथ क्या होता है, ये लड़ाई करता है, जिस व्यक्ति का नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के साथ जो है लड़ाई होता है 1576 में, जब वो राजस्थान के दौरे पे जाता है। ध्यान देना, जब राजस्थान को जीतने जाता है अकबर, तो राजस्थान का यानी उस वहां का सबसे ताकतवर शासक था राजस्थान का, जिसका नाम था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के साथ क्या होता है, इनका लड़ाई होता है, इनका युद्ध होता है। महाराणा प्रताप के साथ जब लड़ाई होता है, एक्चुअल होता क्या है ना, कि जब ये गद्दी पे बैठा ना, तो ये देखा कि भैया इतना क्या दिक्कत है कि लोग हमेशा युद्ध करने के लिए उतावले रहते हैं। तो देखते हैं कि भारत के ज्यादा शासकों में कुछ शासक तो इसके बातों को मान रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो राजपूत शासक है इनकी बातों को नहीं मान रहे। मतलब राजपूत शासक के मन में और दिमाग में जो है बस केवल युद्ध 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 ही भरा हुआ है। तो इतना चिढ़ क्यों है, इतना गुस्सा क्यों नहीं है? इनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो दे दो। इनके कोर्ट के तो सुने क्यों महान था, अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स होते थे। कितने? 9 रत्न लेकर घुमा करता था, 9 रत्न इसके पास होते थे, और सब के सब तेज तराक, अलग अलग फील्ड के माहिर इंसान। बोले नहीं ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का टीम रखा करता था। वहां पे पूछा बिरबल, अबुल फैजल, इन लोग से पूछा अरे क्या करो यार, इन लोगों को कैसे संभाले? बोलता महाराज इनको ना तो पैसा चाहिए, ना तो जमीन चाहिए, बस चाहिए तो एक चीज, जमीर। बोलता जमीर मतलब इज्जत। बोलता भर दो इज्जत। तो इज्जत चाहिए, कैसा इज्जत चाहिए? वो तो इनको चाहिए मान सम्मान, किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं। आप इनके साथ बराबरी का बात करोगे तो ये बराबरी का बात करेंगे, लेकिन आप चाहोगे कि इनको दबा दे, या आप चाहोगे कि इनके साथ इस तरीके का छल कपट करके आप इनको हरा दे, ये होगा नहीं। ये मर जाएंगे, सर कटवा लेंगे, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या करता है, बोलता है क्या करें? तो बोलता है ठीक है, सम्मान चाहिए ना, देते हैं। जाता है राजस्थान, लड़ाई करता है। गुजरात का एक मालवा का उधर जो है एक अंबर बोल के जो है गुजरात के राजा थे उस समय। ध्यान देना, अंबर बोल के गुजरात के राजा थे। तो जब अटैक करने जाता है तो अंबर जो गुजरात के राजा थे और अकबर को देखकर ही सरेंडर कर देते हैं। अकबर बोला हमको सरेंडर नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। साथ? बाबर, अकबर बादशाह हमसे सहायता मांग रहा है? बोला सहायता नहीं, आपका साथ चाहिए। किस तरीके का साथ? बोलता अकबर बोलता है आपकी बेटी चाहिए मेरे को, आपका बेटी का हाथ चाहिए। तो अकबर, अब सिंपल बात है, अंबर देखते ही भाई राजघराने यानी अकबर के साथ अगर क्या होगा, हमारे परिवार का रिश्ता जुड़ रहा है, तो इससे बड़ा गर्व और इससे बड़ा पूरे गुजरात में हमारा इज्जत कितना बढ़ जाएगा। ये बोलता कबूल है ना? आए सुने ना ले,
जब ये बात हो जाता है वहां पे, तो अकबर वहां पे अंबर की पुत्री जोधा बेगम से शादी। समझ गए आप? शांति से सुनो, अकबर जो है जोधा बेगम से वहां पे शादी करते हैं, और जोधा बेगम एक राजपूत परिवार से थी, क्षत्रिय परिवार से थी। और जब क्षत्रिय से शामिल करते, इतना ही नहीं, अंबर जो राजा थे वहां के, उनकी पुत्री से तो शादी करता अकबर, और अंबर को, और मतलब उनके जो हुआ क्या हुआ, ससुर और जो उसका भाई साला, और उसका ग्रैंडसन था एक, अंबर का ग्रैंडसन मतलब पोता का नाम था मान सिंह। तीनों को अकबर क्या बोला, आप इतना बड़ा अकबर, दिल्ली का सबसे बड़ा बिताज बादशाह, और आप लोग यहां पे रहेंगे, चलिए मान चलिए दिल्ली, आपको दिल्ली ले जाता। और पता क्या करता है, मान सिंह को जो लेकर आया था और उसके भाई को, मान सिंह को सबसे बड़ा अपना मिलिट्री में पोस्ट देता है, जिस पोस्ट का नाम है मनसबदार। सबसे बड़ा पद देता है, बताएंगे मनसबदार क्या होता है। अपने आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट देता है मनसबदार, और अपने साथ रखता है। और मतलब, और बाकी सारे राजपूतों को भी अपने सेना में क्या करने लगता है, वो शामिल करने लगता है। काफी राजपूत जो है खुश हो जाते हैं, भाई लड़ाई नहीं कर रहा यार, हम लोग के खिलाफ धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा यार, हाथ मिला रहा है। लेकिन अभी भी एक जन तैयार नहीं था, दैट वाज महाराणा प्रताप। तो अकबर कहता था कि भाई दोस्ती अगर कर ले तो ठीक है, और दोस्ती नहीं कर ले तो मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा युद्ध के अलावा। घर भगाने मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे क्या होता है कि अकबर का लड़ाई होता है 1576 में, किसके साथ, महाराणा प्रताप, जो कि एक राजपूत शासक थे। और इस युद्ध को कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध को कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप पराजित तो हो गए, लेकिन कभी भी अकबर के सामने घुटने नहीं टेकते। अकबर इनके साहस, इनकी निडरता को देखकर इतना अचंभे हो जाता है कि इतने दिन तक जो है इनको भूखे रख दिया, एक एक नाखून सब निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये झुकने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में ये मारे गए। इसके घोड़ा को भी जो है, उनके जिस घोड़ा पे महाराणा प्रताप ये करते थे, उस घोड़ा को भी क्या किया गया था, ये लोग मतलब उनको भी जो है एक तरीके से कैद कर लिया गया था। वो घोड़ा भी जो है महाराणा प्रताप के बाद मर जाता है। मतलब इस तरीके का जो है एक था महाराणा प्रताप। इसके अलावा देखो, जब अकबर 1556 में गद्दी पे बैठा ना, तो 1556 में जब गद्दी पे बैठा तो इसको लगा कि हम भाई 14 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ रहे हैं, अपना एक तो एकदम फरमा होगा, धाक रहेगा, सब लोग आएंगे और हमको क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे। 1556 में क्या होता है, इतना सारा कुछ नहीं होता है, बल्कि 1556 में क्या होता है, अकबर एक लड़ाई करता है। और अकबर का वो लड़ाई जो है अकबर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वो अकबर के अस्तित्व के साथ साथ मुगल वंश का अस्तित्व भी जो है उस लड़ाई में था। और उस लड़ाई को कहा जाता है 1556 का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पहला बैटल ऑफ पानीपत तो हमको पता है, ये दूसरा बैटल ऑफ पानीपत लड़ाई करता है। और किसके साथ लड़ाई करता है अकबर, हेमू विक्रमादित्य, क्या नाम था, एक अफगानी शासक था जिसका नाम था हेमू विक्रमादित्य, जो अटैक किया था अकबर की गद्दी पे बैठते ही, दिल्ली के ऊपर अटैक किया था। और अकबर उस समय शासक था, और अकबर उसी टाइम पे क्या करता है, ये लड़ाई लड़ता है और इस लड़ाई में जीत हासिल करता है। और जीत ही नहीं, अपने साम्राज्य के नींव को और मजबूत करता है अकबर। हेमू विक्रमादित्य, इसको कहा जाता है दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में जो अकबर लड़ता है, किसके साथ, हेमू विक्रमादित्य। और हेमू विक्रमादित्य को पराजित करता है। अगर अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ा है, आज तक कोई लड़ाई हारा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हारा। अकबर की खास बात क्या थी पता है, सुनो, अकबर का सबसे खास बात क्या था कि अकबर 2-3 काम किया।
एक जो है जब राजपूत और जब राजस्थान के तरफ वो गया, और राजस्थान के तरफ जाने के बाद जब वो राजस्थान को जीतता है, वहां के शासकों को जब जीतता है, वहां पे एक दरवाजा बनाता है, और राजस्थान नहीं, दिल्ली में बुलंद दरवाजा। क्या नाम है? बुलंद दरवाजा। ये कहां पे है? फतेहपुर सीकरी। कहां पे है? फतेहपुर सीकरी। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका? अकबर का। कई बार क्वेश्चन आता है कि फतेहपुर सीकरी या बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर एक और काम किया, इसने आगरा फोर्ट बनाया। क्या बनाया? आगरा एकदम दिखने में लगेगा लाल किला, आगरा फोर्ट बनाया। आगरा में अकबर के द्वारा बनाया गया आगरा फोर्ट है। ठीक है। अकबर का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लिखो, अकबर अपने शासनकाल में रहते हुए 2-3 काम किया जो इससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मुगलों का मतलब होता है इस्लाम का शासन, और इस्लाम का शासन में सब इस्लामिक लॉ के तहत सब कुछ होता था, और हिंदुओं के ऊपर बहुत तड़पाया जाता था। ये पहला शासक था जो हिंदुओं के प्रति एक टॉलरेंस एटीट्यूड अपनाता था, सही सुनता की भावना अपनाता था। वो मुसलमानों को भी उतना ही देखता था जितना कि हिंदुओं को देखता था। इसके लिए उसने क्या किया, उसने हिंदुओं के ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स, एक कर लिया जाता था, जिस कर का नाम था पिलग्रिम टैक्स। 1563 में जो है हिंदुओं के ऊपर बहुत लंबे समय से इसके पूर्वजों के द्वारा पिलग्रिम टैक्स लगा दिया गया था। यानी हिंदू अपने ही मंदिर, अपने ही धार्मिक स्थान, अपने ही धार्मिक यात्रा करने के लिए उनको पैसा भरना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये लोग मुस्लिम के शासनकाल में है, इसीलिए देश हिंदू का है, लेकिन हिंदुओं को ही क्या देना पड़ रहा था? टैक्स देना पड़ता था अपने मंदिर में जाने के लिए। तो इसके लिए टैक्स 15% में इसको उसने क्या किया? 15% में खत्म कर दिया कि कोई हिंदुओं को पैसा नहीं देना पड़ेगा, धार्मिक स्थान पे जाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो सबसे ज्यादा टैक्स लगता था, जजिया टैक्स, जो हिंदुओं के ऊपर ही लगता था, 1564 में इसको भी उसने खत्म कर दिया कि हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगता था। वुमेन, चिल्ड्रेन को पैसा देना पड़ता था, कोई धार्मिक त्योहार करने के लिए उनको पैसा देना पड़ता था। ये तमाम चीजों को जो है वो जजिया टैक्स को क्या करता है? अकबर खत्म कर देता है। हाँ? बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी। देखोगे बुलंद दरवाजा हम बता दे रहे हैं, बुलंद दरवाजा वो दरवाजा है, सुनो है, बुलंद दरवाजा वो दरवाजा है जो सबसे पहला पड़ता है। बुलंद दरवाजा में एंटर करोगे, उसके बाद ही जब उधर से जाओगे तो यहाँ पे एक मस्जिद है, जिस मस्जिद को कहा जाता है जामा मस्जिद, दिल्ली में। जामा मस्जिद से जो होकर जा रहे हो ना जिस रास्ते से, वही बुलंद दरवाजा है। सबसे पहले जाओगे तुमको बुलंद दरवाजा दिखेगा, बाद में तुमको क्या दिखेगा? जामा मस्जिद। कभी जाओ दिल्ली तो समझ में आएगा। इसके अलावा देखो अकबर का और क्या क्या काम था। अकबर ने सुनो 2 धर्म चलाया था, 2 पॉलिसी चलाया था। एक का नाम था दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, और एक का नाम था सुलह कुलह। दीन ए इलाही एंड सुलह कुलह क्या था? दीन ए इलाही का मतलब होता है, दीन ए इलाही का मतलब सुनो, दीन ए इलाही का मतलब होता है बिलव टू ऑल गॉड्स। ये सभी धर्मों पे और सभी धर्मों के ईश्वर पे यह आस्था रखता था। ये कहता था कि हर धर्म हमें जो है, वेट करो, हर धर्म जो है हमें कोई कुछ ना कुछ क्या करता है? शांति, प्यार के रास्ते और त्याग का बात करता है। ये बोलता है हर धर्म को क्या करता था? ये मान सम्मान देता था दीन इलाही की तरफ। सुलह कुलह का मतलब होता है पीस। ये कोशिश करता था कि पूरे शासन में, पूरे साम्राज्य में जो है शांति अमल रहे, कोई व्यक्ति किसी को मारपीट ना करे। इसने अपने शासनकाल में एक और सिस्टम चलाया था, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या है? मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, एक सैनिक प्रशासन था, जहां पे वो अपने पूरे साम्राज्य को आंतरिक तरीके से और बाहरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए जो है वो मनसबदारी सिस्टम लाया था, जहां पे मनसबदार, मनसब होते थे, मनसब एक होते थे रैंक, मनसब रैंक होता था, जो इसको होल्ड करता था उसको कहलाते थे मनसबदार। मनसबदार आर द हायर ऑफिसर्स ऑफ
द मुगल अंपायर। मुगल अंपायर के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक के जो ऑफिसर होते थे उनको कहते थे मनसब। और मनसबदार को दो चीज के ऊपर तय की जाती थी, उनका सैलरी और उनका पोजीशन। एक होता था जाट, एक होता था सवार। जाट यानी उनके पास कितना ज्यादा सैनिक है, एक मनसब के अंदर एक ऑफिसर है, एक ऑफिसर के अंदर एक सैनिक होता था कि तुम्हारे ग्रुप में कितने सैनिक है, और सवार मतलब तुम्हारे पास कितना घोड़े हैं। उस आधार पे तय होता था कि तुम्हारा मनसबदार में यानी इस सिस्टम में तुम्हारा रैंक क्या होगा। और इसका सबसे ऊंचा रैंक था किसके पास, मान सिंह। मनसबदारी सिस्टम एक सैनिक व्यवस्था था जिसके तहत जो है वो ताकतवर साम्राज्य को ये कर पाया था। लास्ट इसने एक और काम किया, इबादत खाना। क्या था इबादत खाना? इबादत खाना एक प्लेस था, पब्लिक प्लेस बनाया। इबादत खाना is constructed by Akbar. It is the religious place where all kind of different the people of different religion can come there और pray for the God। मतलब वहां पे आ सकते हैं और भगवान से अपना प्रार्थना कर सकते हैं। इसने एक और सिस्टम निकाला, इजारदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इजारदारी सिस्टम। याद रखना, इजारदारी सिस्टम मतलब क्या होता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा, इसके लिए इसने एक सिस्टम चलाया, इजारदारी व्यवस्था। ठीक है, तो ये तमाम काम जो है अकबर ने करवाया। यही कारण है कि अकबर को जो है एक ग्रेट शासक के रूप में कहा जाता है कि न केवल ये हिंदुओं को तमाम तरीके के अत्याचारों से रोका, बल्कि इसने क्या किया, साम्राज्य को बढ़ाने के साथ साथ कला, साहित्य, हर फील्ड में क्या करता है, डेवलपमेंट का काम करता है। यही कारण है कि अकबर को जो है एक ताकतवर शासक के रूप में माना जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में? नेक्स्ट क्लास जो है अकबर के बाद पढ़ा जाएगा। अकबर के